नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय और आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमें ये पता है कि हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस भारत में मनाया जाता है। भारत में हिंदी बड़े पैमाने पर बोली जाती है, ये हम सभी को पता ही है। लेकिन आज हिंदी दिवस के अवसर पर हम भारत में हिंदी की क्या दशा है, उसको और समृद्ध सशक्त बनाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं भारत में, या भारत सरकार द्वारा, या भारत के लोगों द्वारा, भारत में जो और संस्थाएं काम कर रही हैं उनके द्वारा भारत में हिंदी को सशक्त बनाने के लिए क्या काम किया जा रहा है, इसके ऊपर तमाम अन्य चर्चाएं हुई। लेकिन आज हिंदी दिवस के अवसर पर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि विदेशों में हिंदी की क्या दशा है, या हिंदी को लेकर विदेशों में जो लोग रहते हैं उनकी क्या दिलचस्पी है, क्या दृष्टि रखते हैं वो हिंदी के प्रति। तो आज का जो हमारा चर्चा का विषय है वो है विदेशों में हिंदी के प्रति लोगों की रुचि। इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ क्रोएशिया यूरोप से डॉक्टर ज्योति शर्मा मैम जुड़ रही हैं, जो वहां पर 2018 से ही भारत सरकार की ICCR चेयर के रूप में सक्रिय रूप से कार्यरत है और जाग्रेब विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य कर रहे हैं। तो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है तर्कज्ञान में। नमस्कार, बहुत धन्यवाद दिग्विजय जी, और मेरी तरफ से भी आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जी मैम, इस चर्चा का शुभारंभ करूं तो उससे पहले मैं बता दूं हमारे साथ कुंदन भी जुड़े हुए हैं, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में रिसर्च स्टूडेंट है, रिसर्च स्कॉलर है। और तो इस चर्चा का शुरुआत करेंगे एक सामान्य से प्रश्न के साथ, जो कि सभी भारतीयों के अंदर में है, मन में होता है कि हम यहाँ भारत में तो हिंदी बोलते हैं, समझते हैं, जानते हैं, लेकिन जब हम बाहर जाते हैं, विदेशों में जाते हैं, खासतौर से यूरोप और अमेरिका में जाते हैं, तो वहां पर हिंदी को लेकर लोगों के प्रति कैसी रुचि है, क्या रुचि है, इसके बारे में मैम आप बताएं, उसके बाद हम और सवालों को लेते हैं। तो कुंदन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुंदन जी को भी नमस्कार करते हुए मैं अपनी बात आगे बढ़ाती हूँ। आपने जो सवाल पूछा कि हिंदी को लेकर विदेशों में क्या रुचि है, क्या रुझान है लोगों का, तो क्योंकि मैं अभी यहाँ, जैसा कि आपने मेरे परिचय में भी कहा कि मैं क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब में अभी बैठी हूँ और यहाँ पर हिंदी के प्रचार प्रसार में लगी हुई हूँ, पढ़ा रही हूँ यहाँ के इंडोलॉजी विभाग में। तो यहाँ पर मैंने ये देखा कि न केवल क्रोएशिया में बल्कि पूरे यूरोप के अंदर और यूरोप के अतिरिक्त अमेरिका में भी, यानी भारत से बाहर निकलकर जब आप देखेंगे तो पूरी दुनिया में लगभग हमें ये देखने को मिलता है कि हिंदी के प्रति लोगों का एक खास लगाव है। और लगातार ये जो लगाव है, ये जो रुचि है, ये बढ़ती चली जा रही है और इसके कई कारण हैं। इसका सबसे बड़ा जो पहला कारण है, मुझे लगता है कि जो एक भारत एक तीसरी शक्ति के रूप में उभरता चला जा रहा है, मुझे लगता है कि उस बढ़ती हुई ताकत का भी प्रभाव है, जिसके कारण पूरी दुनिया कहीं ना कहीं भारत की तरफ देख रही है। और भारत की तरफ देख रही है तो भारत की भाषा हिंदी की तरफ देख रही है। दूसरा जो कारण मुझे लगता है कि क्यों ये रुझान भारत के प्रति, भारत की भाषा के प्रति, हिंदी के प्रति लोगों का है, दूसरा कारण मुझे ये समझ में आता है कि लोग ये मान रहे हैं कि भारत के भीतर जो आध्यात्मिक शक्ति है, जो एक आध्यात्मिक ताकत है, जो भारत को भीतर से कहीं मजबूत बनाती है, वो ताकत उन्हें प्रभावित कर रही है। जब आप विदेशों में आते हैं तो हम ये देखते हैं कि विदेशों में जो परिवार का ढांचा है वो उस तरह से नहीं है जैसा कि भारत के अंदर है। और वो परिवार का ढांचा, जिस परिवार के ढांचे में मैं, कुंदन जी, दिग्विजय जी और सभी दर्शक जो यूट्यूब चैनल पर जो भारत के हैं वो देखेंगे, जुड़ेंगे, तो हम सब लोग जिस परिवार के ढांचे में पले बढ़े हैं, जी रहे हैं, वो ढांचा कभी कभी हमें मुश्किल तो लगता है, क्योंकि उस ढांचे में हमें बहुत कुछ साझा करना पड़ता है, बहुत कुछ सहना पड़ता है, लेकिन ये ढांचा हमें बहुत कुछ सिखा रहा है। तो ये जो सीख है, जो विविधता के भीतर भी एकता का भाव है, जो हमें कहीं ना कहीं परिवार से ही सिखाया जाता है,
फिर समाज के धरातल पर और फिर राष्ट्र के धरातल पर हम उस विभिन्नता में एकता के स्वरूप को देखते हैं। ये ढांचा इतनी बड़ी आबादी के साथ जिस रूप में खड़ा हुआ है एक राष्ट्र के रूप में, ये ढांचा बाहर के लोगों को, विदेशी लोगों को बहुत प्रभावित करता है और वो चाहते हैं कि इस ढांचे को समझें और इस ढांचे को समझने का जो सबसे सरल और आसान उपाय है, जो सबसे सहज और सीधा उपाय है, वो है भाषा सीख कर इस समाज में उतरना। तो इसीलिए वो भाषा को सीखना चाहते हैं और उस मैजिक को, उस रहस्य को जान लेना चाहते हैं जो हमारे समाज के भीतर कहीं ना कहीं घुला मिला है। तीसरा जो कारण ठीक है, है। यहाँ जो लोगों के अंदर रुचि है हिंदी भाषा के प्रति, कहीं ना कहीं मैं कहूंगी कि बॉलीवुड का भी, फिल्मों का भी एक बहुत बड़ा योगदान है कि जो भारतीय फिल्में हैं वो प्रभावित करती हैं यहाँ पर खास तौर पर युवा लोगों को। और इसीलिए काफी अधिक संख्या में मैंने ये देखा कि क्योंकि मुझे मौका मिला 2015 में, मैं स्विट्जरलैंड की राजधानी लोजान में भी पढ़ाने के लिए गई। इसके बाद 2017 में भी वहां पढ़ाने का मौका मिला और 2018 से फिर लगातार क्रोएशिया में हूँ, यूरोप में हूँ और देख रही हूँ कि दिनों दिन जो लोग हैं, जो नई पीढ़ी है, उसका रुझान भारत, भारत की भाषा हिंदी और हिंदी साहित्य के प्रति बढ़ रहा है। जी जी मैम। तो इसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला प्रश्न ये है कि क्या विदेशों में रहते हुए जो आपका एक लंबा अनुभव है, उसमें आपने ये महसूस किया कि वहाँ के लोग क्या ऐसा मानते हैं कि अगर हमें भारत का, जैसा आपने पारिवारिक ढांचे की बात की, अध्यात्म की बात की, तो इन सारी जो भारतीय मूल तत्व की जो चीजें हैं उनको समझने के लिए वहां के लोग क्या ऐसा मानते हैं कि अगर हम हिंदी को जान और समझ सकते हैं तो हम इन चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे? क्या ऐसा वहां के लोग मानते हैं? जी दिग्विजय जी, बिल्कुल मैं समझती हूँ कि ये हर काल और समय की सच्चाई है, हर हर समय, हर युग की सच्चाई है कि आप अगर किसी भी समाज को समझना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले भाषा को सीखना होगा और जब आप भाषा सीख लेते हैं तो फिर उस समाज को, उस समाज की संस्कृति को, उस समाज से जुड़े हुए तमाम तंतुओं को आप समझ और सीख पाते हैं। तो भाषा सबसे बड़ा जरिया है और इसीलिए मैं ये महसूस करती हूँ कि यहाँ पर जो भी लोग भारत को जानना और समझना चाहते हैं, भारत के प्रति गहरा लगाव और रुचि रखते हैं, निश्चित तौर पर वो हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं, सीख रहे हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसके माध्यम से वो हिंदुस्तान के एक बड़े जन समुदाय तक पहुंच सकते हैं, उनकी भावनाओं को, उनके रहन सहन को, उनकी संस्कृति को सीख और समझ सकते हैं। इसके अलावा जैसे आपने पिछले वक्त में अभी कहा कि साहित्य की बात आपने की, तो मेरा छोटा सा सवाल ये है, जैसे हम भारत में देखते हैं कि विदेशी लेखकों को, विदेशी उपन्यासकारों, साहित्यकारों को बहुत ही चाव से पढ़ा जाता है। यहाँ तक कि वहाँ के जो विदेशी लेखक और जो विद्वान हैं, जब उनकी बात होती है तो एक अलग तरीके से भारतीय लोग रिएक्ट करते हैं या प्रतिक्रिया देते हैं, या उनको एक बहुत उच्च कोटि का दार्शनिक या विचारक, भारत में हम ये जानते हैं अकादमिक जगत में भी ऐसा होता है। तो क्या जब हम बाहर निकल कर देखते हैं, क्योंकि हमारे हिंदी साहित्य में ऐसे कालजयी रचनाकार हैं, और चाहे वो कविता लिखने वाले हों, चाहे उपन्यास लिखने वाले हों, तो क्या विदेशों में जब भारतीय साहित्यकारों की, खासतौर पर हिंदी साहित्यकारों की बात होती है या हिंदी कवियों की बात होती है, तो वहां पर लोग किस तरीके से प्रतिक्रिया देते हैं? क्या जैसे भारत में बहुत हम उत्सुक होकर विदेशी लेखकों के प्रति ज्यादा उत्सुक होकर बात करते हैं, सुनते हैं, क्या वहां पर ऐसे जब भारत के, चाहे मुंशी प्रेमचंद जी हो, चाहे भारतेंदु जी हो, या फिर और जो रचनाकार हैं, उनके बारे में जब वहां बात होती है तो वो लोग प्रतिक्रिया कैसे देते हैं? दिग्विजय जी, बहुत अच्छा सवाल आपने ये पूछा है और एक बात मैं आपसे ये साझा करना चाहती हूँ कि आ, मैंने विदेशों में आकर ये देखा कि यहाँ जो अगर ये किसी चीज को पसंद करते हैं तो उस चीज के प्रति इनका सबसे पहला भाव होता है कि ये बहुत सहजता के साथ उस चीज के साथ जुड़ जाते हैं। तो बहुत ज्यादा, जैसे भारत में होता है कि अचानक से, आपने जैसा उदाहरण दिया कि अगर किसी विदेशी लेखक का नाम लेते हैं या किसी विदेशी लेखक की किसी पुस्तक को अपने, मान लीजिए, किसी शोध निबंध में शामिल कर लेते हैं तो बहुत उसे
मुख्य रूप से रेखांकित करते हुए अचानक दिखाने लगते हैं कि हमने विदेशी किसी लेखक को पढ़ा या उसे अपने शोध निबंध में शामिल किया। तो एक चीज जो मैंने एक अंतर महसूस किया कि हमारे देश में शायद ये जो विदेश के प्रति एक प्रभाव है, और प्रभाव के साथ साथ एक दबाव है, और शायद मुझे लगता है कि जो औपनिवेशिक समय से चला आ रहा है ये दबाव, तो यहाँ आकर मैंने ये देखा कि ये लोग इस दबाव से मुक्त हैं। तो इसीलिए शायद वो दिखावे जैसा भाव तो यहाँ मुझे देखने को नहीं मिलता कि अगर हमारे किसी लेखक, हमारे किसी साहित्यकार को वो पसंद कर रहे हैं या उस पर काम कर रहे हैं, तो उस पर बहुत ज्यादा दिखावा करेंगे या बहुत ज्यादा चीजों को लेकर के बढ़ा चढ़ा करके कहेंगे, ऐसा भाव तो नहीं दिखाई दिया। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जिन साहित्यकारों को यहाँ पसंद किया जाता है, उन साहित्यकारों पर खूब काम हो रहा है, उन पर चर्चाएं हो रही हैं, उन पर वार्तालाप हो रहे हैं, उन पर शोध कार्य हो रहे हैं, उन पर शोध निबंध लिखे जा रहे हैं और लोग काम कर रहे हैं उन पर। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि जो जैसे आप देखते हैं कि जो हमारे देश की फिल्में हैं, फिल्मों से एक उदाहरण देते हुए मैं, क्योंकि बहुत सारे लोग फिल्मों को देखते हैं और फिल्मों की बात से शायद साहित्य की बात को आसानी से समझ पाएंगे, थोड़ा सा उल्टा है, लेकिन आज का समय ऐसा है तो इसीलिए अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए फिल्मों से उदाहरण देती हूँ। कि जैसे हम देखते हैं कि जो विदेशी फिल्में हैं और जो हमारी हिंदुस्तानी, खासतौर पर जो बॉलीवुड की फिल्में हैं, उन फिल्मों में हम देखते हैं कि काफी अंतर है। जो कहानी कहने का तरीका है या जो उत्सुकता और रोमांच को दिखाने का, संप्रेषित करने का तरीका है, वो हमारी फिल्मों में बिल्कुल अलग है और जो विदेशी फिल्में हैं उनमें बिल्कुल अलग है। बिल्कुल इसी तरह से जब हम साहित्य की बात करते हैं, तो जो साहित्य है, क्योंकि बार बार जब रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, तो निश्चित तौर पर हमारा जो साहित्य निकलकर सामने आता है, जिन भी रचनाकारों ने लिखा, चाहे महान साहित्यकार कथाकार प्रेमचंद की बात की जाए, चाहे फणीश्वर नाथ रेणु की बात की जाए, भारतेंदु की बात की जाए, प्रसाद जी की बात की जाए, या जो आधुनिक रचनाकार हैं उनकी बात की जाए, तो तमाम जो रचनाकार साहित्यकार हैं वे अपने समय, समाज और संदर्भों से जुड़े हुए सवालों को अपनी संस्कृति, अपने कलेवर में उठाकर बातें कह रहे हैं। लेकिन जब हम विदेशी धरती पर आते हैं तो यहाँ हम ये देखते हैं कि इनकी जो संस्कृति है, इनका जो रहने जीने का तरीका है, इनका जो कहानी कहने का तरीका है, इनकी जो किस्सा गोई की शैली है, वो शैली हमारी शैली से अलग है। और एक चीज मैंने ये महसूस की कि यहाँ पर जो मांग है कहानी कहने के प्रति, या जो कहानी को एक परिपक्वता के साथ साहित्य के भीतर शामिल करने की जो इनकी मांग है, वो बहुत ज्यादा है, वो बहुत ऊंची है। इसीलिए हमारे तमाम साहित्यकारों को तो यहाँ नहीं पढ़ा जाता, ये बात मैं पूरी ईमानदारी से कहूंगी। लेकिन हाँ, उन साहित्यकारों को पूरे सम्मान और पूरे दिल से पढ़ा जाता है, उन पर काम किया जाता है, जो साहित्यकार जमीन से जुड़कर अपनी बातें कह रहे हैं। जहां पर केवल हवाई बातें हो रही हैं, जहां पर केवल कहना चाहिए कुछ रोमानी बातें उठा करके रख दी गई हैं, उन साहित्यकारों को यहाँ पर बिल्कुल भी कोई स्थान मैंने नहीं देखा कि चाहे वे विद्यार्थी, शोधार्थी हो या अध्यापक हो, उन्होंने कोई स्थान दिया हो। लेकिन हाँ, निश्चित तौर पर जिन साहित्यकारों ने भारत की संस्कृति से जुड़कर, भारत की जमीन से जुड़कर, भारत के गांवों से जुड़कर अपनी बातें कही हैं, उन साहित्यकारों को स्थान मिला है। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगी, जैसे मुंशी प्रेमचंद जी का नाम हम सभी जानते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी की जो कहानियां हैं या मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यासों पर यहाँ बहुत काम हुआ। पिछले दिनों फणीश्वर नाथ रेणु की रचनाओं पर बहुत काम हुआ, जो बिहार का ग्राम अंचल है जिसको लेकर के रेणु जी ने अपनी कहानियां लिखी हैं, उन कहानियों पर बहुत काम हुआ, उन्हें सराहा गया। इसके अलावा यहाँ पर मैंने देखा कि जितने तमाम जो साहित्यकार हैं जो कहीं ना कहीं अपनी जमीन से अपनी कलम को जोड़कर अपनी बातें कह रहे हैं, उन मुद्दों को उठा करके ये यहाँ के जो विदेशी लोग हैं वो काम करना चाहते हैं। एक और बात दिग्विजय जी मैं रेखांकित करना चाहती हूँ कि मैंने यहाँ ये महसूस किया कि हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य पर, क्योंकि आपने ये सवाल किया, तो हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य को लेकर यहाँ अनुवाद का कार्य बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर ये काम किया जा रहा है।
और आप जानते हैं कि अनुवाद करना आसान नहीं होता। जब हम अनुवाद करते हैं तो अनुवाद करने का मतलब है कि दोनों भाषाओं, दोनों संस्कृतियों पर आपकी गहरी पकड़ होनी चाहिए। तो इसीलिए ये लोग जब अनुवाद का कार्य करते हैं तो अनुवाद कार्य करते समय हमारी जो भाषा है हिंदी, उस भाषा को इतनी बारीकी से देखते, समझते और सीखते हैं, शायद जितनी बारीकी से हम जो मूल भाषाभाषी लोग हैं उस देश के, वो भी नहीं देखते समझते। तो ये बहुत सराहनीय मुझे लगता है कि बात है और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। मैं यहाँ पढ़ाने के लिए आई हूँ, जैसा आपने मेरे परिचय में कहा, लेकिन पढ़ाने के साथ साथ मुझे यहाँ के लोगों से ये जो ठहर कर हमारी अपनी भाषा के प्रति, हमारे अपने साहित्य के प्रति जो एक गहराई के साथ रुचि और लगाव है और जो काम करने का भाव है, वो मुझे यहाँ सीखने को मिला और इस बात की मुझे बहुत खुशी है। जी, तो आगे बढ़ूं उससे पहले मैं चाहूंगा कि कुंदन के पास यदि कोई प्रश्न है तो वो मैम से पूछो, उसके बाद मैं अपना प्रश्न है। नमस्ते मैम। नमस्कार। हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं हम सब की तरफ से, भारतवासी की तरफ से। इवन आप भी हम में से ही हैं, लेकिन अभी आप हमारे साथ नहीं हैं, तो हमारे तरफ से ये एक्सटेंशन। तो मैम मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कुंदन जी और दिग्विजय जी, सबसे पहले आप दोनों को। और बिल्कुल मैं हिंदुस्तान से हूँ और हिंदुस्तान का ही प्रतिनिधित्व यहाँ कर रही हूँ। तो विश्व पटल पर जो हमारी हिंदी भाषा है, उस पूरे विश्व पटल की तरफ से आपको भी मैं बहुत सारी शुभकामनाएं भेजती हूँ हिंदी दिवस पर। धन्यवाद जी। मैम, मेरा जो प्रश्न है 3 वर्ग में है। मतलब मैं उस तरीके से यहाँ तक पहुँचना चाहूंगा कि हम जब साहित्यिक बात करते हैं हिंदी की, तो हम कई मूल चीजें मिस कर जाते हैं, कभी कभी हम उसको छोड़ जाते हैं। पहला वर्ग तो ये है, जिस खंड में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जहाँ कुछ ऐसे व्यक्तित्व हुए जैसे मैक्स मूलर, विलियम जोन्स, ये सब सारे इंडोलॉजिस्ट जो थे, उन्होंने हमारे हिंदी साहित्य को लेके क्या अप्रोच रखा, उन्होंने किस अवधारणा से हमारे हिंदी साहित्य की तरफ रुख किया। दूसरा खंड में मैं ये लाता हूँ कि बीच के जो समय में हमारे, जैसा हमारे दिग्विजय जी ने बताया, मुंशी प्रेमचंद्र जैसे महान साहित्यकार रहे, कबीर कबीर जैसे, उससे भी पहले जो है इतने बड़े सिंक्रेटिक कभी कोई व्यक्तित्व नहीं दिखा अभी तक के ट्रेडिशन में। उसके बाद आते हैं रामधारी सिंह दिनकर, जिन्होंने रश्मि रथी लिख के बहुत बहुत सारी चीजें, बस रश्मि रथी में उन्होंने पूरे महाभारत को निचोड़ दिया। ऐसे कई नाम आ जाते हैं। फिर हमारा आता है जो आपने कहा कि सिनेमा का एक दौर है जो वहाँ पे बहुत प्रभाव रखता है। उसमें अब हम जब बात करें लिरिसिस्ट की, जो कहानीकार हैं या जो गीतकार हैं, उनमें से बहुत सारे आते हैं। सुधीर लुधियानवी आ जाते हैं, कवि प्रदीप आ जाते हैं, जिन्होंने मेरे वतन के लोगों लिखा। तो इस तरीके के कई नाम हैं जो अनगिनत हो जाएंगे हिंदी में, जो बड़े बड़े हस्ती हैं और नाम हैं। मैम, मेरा प्रश्न इन तीनों खंडों को जोड़कर ये है, क्या इन तीनों में से हमारी जनरेशन सबसे ज्यादा प्रभावित पिछले पहले खंड की, जो मैंने बात की, विलियम जोन्स ने जैसे डिस्टॉर्ट कर दिया, या मैक्स मुलर ने जो डिस्टॉर्शन क्रिएट कर दी हिंदी में, उसके बाद हम जो पूरे साहित्य को भूलते चले गए। आज की जनरेशन मुंशी प्रेमचंद को नहीं जानती होगी, बहुत अच्छे से नहीं जानते होंगे। वो उनका जो पूरा उस तरीके का कलम का सिपाही, फिर फटे जूते से अंगूठे का वर्णन जिस तरीके से वो करते थे, ये सारी चीजें आज की कहानियों में मिसिंग है। वो कविताएं भी नहीं है, वो गाने भी नहीं है। अगर आप कहें बॉलीवुड, तो वो गाने और वो मर्म नहीं है जो लिखा गया कवि प्रदीप का, अब फिर से वो चीजें रिक्रिएट नहीं हो पाती। तो हम कहाँ मिस कर रहे हैं सो दैट कि फिर से हिंदी का हम पुनर्जागरण कर सकें? आप बताएं। जी कुंदन जी, अगर मैं आपने 2-3 बातें अपने सवाल में कही, तो मैं पहले जो विश्व पटल पर आपने कहा कि जो पुराने रचनाकार हैं, जैसे आपने कबीर का नाम लिया, इसके मध्यकालीन जो साहित्यकार हैं। इसके बाद आपने कहा कि जो विदेशी दृष्टि से हिंदी को देखा और समझा गया, और इसके बाद आपने कहा कि प्रेमचंद, और उसके बाद जो वर्तमान साहित्यकारों तक की आपने बात की, तो किस तरह से इन तमाम दृष्टियों को देखा और समझा जाता है विश्व पटल पर, जो हिंदी पढ़ाई जा रही है वहां। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी, जो जिक्र आपने अपनी बात में भी किया, कि विश्व पटल पर इन तमाम देशों के अंदर बहुत सारे जो विश्वविद्यालय हैं, उन विश्वविद्यालयों में इंडोलॉजी विभाग यानी कि भारत विद्या विभाग हैं,
और इन भारत विद्या विभागों में जो हिंदी साहित्य है या जो भारत की संस्कृति है, उस संस्कृति के बारे में, भाषा के बारे में पढ़ाया जा रहा है। और जैसा कि मैंने आपसे पिछले प्रश्न पर बात करते हुए चर्चा की कि इन देशों में एक चीज मुझे भी सीखने के लिए मिली कि ये लोग विस्तार से ज्यादा गहराई में विश्वास करते हैं। जब ये किसी विषय पर काम कर रहे होते हैं, किसी विषय को पढ़ रहे होते हैं, तो हम भारत का पाठ्यक्रम देखते हुए, पढ़ते हुए, पढ़ाते हुए मैंने ये महसूस किया कि हमारे पाठ्यक्रमों में कई बार विस्तार पर बात की जाती है। जैसे हम अगर हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं तो शायद हमारे एक ही सेमेस्टर में आदिकाल से लेकर के आधुनिक काल तक का पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास लगा हुआ है। लेकिन यहाँ जब पाठ्यक्रम बनता है तो यहाँ ऐसा नहीं होता कि वो इतना विस्तृत पाठ्यक्रम एक ही सेमेस्टर में 6 महीने में लगा दें। यहाँ पर ये लोग विश्वास करते हैं कि आप जो भी विषय ले रहे हैं उसे पूरी गहराई के साथ आपको पढ़ना और समझना है। तो जैसे मैं जब 2015 में स्विट्जरलैंड के लोसान विश्वविद्यालय में पढ़ा रही थी, तो वहां मैंने देखा कि वहां उस सेमेस्टर में, जिस सेमेस्टर में मैं काम कर रही थी, मूल रूप से मध्यकाल को केंद्र में रखकर काम किया जा रहा था। और जो मध्यकाल के रचनाकार हैं, जो भक्तिकालीन रचनाकार हैं, कुछ शोधार्थी, कुछ विद्यार्थी हैं जो कि भक्तिकाल के रचनाकारों पर, खासतौर पर एक विद्यार्थी वहां थी जो मीरा के साहित्य पर काम कर रही थी। और जो मीराबाई का साहित्य है, उस साहित्य को पढ़ते हुए उसके जो तमाम आयाम हो सकते हैं, जो तमाम दृष्टियां मीरा के साहित्य से जुड़ी हुई हो सकती हैं, चाहे वे मध्यकाल से जुड़ी हुई हो, चाहे वो वर्तमान समय संदर्भों से जुड़ी हो, उन तमाम दृष्टियों पर काम कर रही थी। इसके अलावा एक और शोधार्थी थी जो रीतिकाल के संदर्भ में काम कर रही थी, और रीतिकाल के जो एक रचनाकार हुए देव की रचनाओं पर उन्होंने अपना एक शोध प्रबंध भी लिखा, जिसमें उन्होंने मेरी भी कुछ मदद ली, कुछ मुझे भी सिखाया और कुछ मुझसे भी सीखा। और मैंने ये देखा कि जब वो देव पर काम कर रही थी तो उन्होंने केवल जो बहुत शायद देव के साहित्य पर या देव पर आलोचनात्मक रूप से पुस्तकें लिखी गई हैं, केवल उन पुस्तकों पर ही अपना ध्यान केंद्रित नहीं किया, बल्कि उन्होंने उन तमाम रिसोर्सेस को खंगाला जहां से भी उन्हें वो सामग्री मिल सकती थी अपना काम करते हुए, जिस सामग्री पर शायद किसी और का कभी ध्यान नहीं गया। उन तमाम संगोष्ठियों पर वो काम कर रही थी जो कभी प्रकाशित नहीं हुई, लेकिन देव पर लोगों ने कुछ कहा आलोचनात्मक रूप से। तो मुझे बहुत खुशी हुई ये देखकर कि लोग ऐसा नहीं है कि एक ही सेमेस्टर में या एक ही वर्ष में पूरे हिंदी साहित्य को जान लेना चाहते हैं। वो अगर रीतिकाल पर काम कर रहे हैं, अगर वे भक्ति काल पर काम कर रहे हैं, अगर वे कबीर पर काम कर रहे हैं, अगर वे प्रेमचंद पर काम कर रहे हैं, तो एक विद्यार्थी ने उस विषय को पकड़ा हुआ है और पूरी गहराई के साथ उसको जानना, समझना और सीखना चाहता है, ताकि उस पर उसकी महारत हो। जैसे अभी हाल ही में यहाँ एक विद्यार्थी हैं जिनका नाम है दानियाला तुर्काले, और वो प्रेमचंद की कहानियों में जो भाषा है, उस भाषा पर काम कर रही है कि कैसे वो भाषा भारत का जो समाज है उससे जुड़ती है, जो भारत का तत्कालीन समाज है, उस समाज का जो अलग अलग रूप था, जिसमें हिंदू थे, मुस्लिम थे, अलग अलग वर्ग और जातियां थी, उन तमाम समाजों को प्रतिबिंबित करती है ये भाषा। तो उस भाषा पर वो काम कर रही हैं और पूरी गहराई के साथ उन्होंने केवल प्रेमचंद की कुछ कहानियों को उठाया है और उसमें प्रेमचंद के इस भाषिक पक्ष को वो तलाश रही हैं। तो ये एक बात मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ कि मैंने यहाँ जो इंडोलॉजी विभाग हैं, जो बहुत पुराने समय से काम कर रहे हैं, यहाँ तक कि मैं न केवल विद्यार्थियों की बात करूं बल्कि जो अध्यापक हैं, जो पढ़ा रहे हैं, जो पुराने इंडोलॉजिस्ट्स हैं, अगर मैं कुछ इंडोलॉजिस्ट्स का नाम लूं तो जैसे कि एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर माया बर्जर, जो लोसान विश्वविद्यालय में पढ़ाती हैं, उनका जो विषय है जिस पर उनकी महारत है वो मध्यकाल पर उनकी महारत है। हालांकि वो भाषा भी पढ़ाती हैं, लेकिन मध्यकाल उनकी महारत है और मध्यकाल का पेपर पढ़ाने के लिए ही वो आती हैं, खासतौर पर मध्यकाल का साहित्य, मध्यकाल का काव्य पढ़ाती हैं। ऐसे ही यहाँ क्रोएशिया के विश्वविद्यालय में प्रोफेसर क्रेशो कर्नित्स हैं, जो आधुनिक
जो हमारी कहानियां हैं, खास तौर पर उन कहानियों पर उनकी महारत है। आज का जो कथा साहित्य है और आधुनिक कथा साहित्य को ही वो पढ़ाते हैं, उस पर बात करते हैं, पूरी गहराई के साथ इस विषय के साथ वो जुड़े हुए हैं। तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं इर्द गिर्द जो कि जिनसे मैं मिली, और मैंने ये महसूस किया कि ये लोग जब हिंदी भाषा को पढ़ रहे हैं तो किसी भी या जब यहाँ कोई सेमिनार या गोष्ठियां आयोजित की जाती हैं हिंदी भाषा पर, तब भी मैंने ये महसूस किया कि जो विषय लेते हैं यहाँ के प्रस्तुतकर्ता, उस विषय में विस्तार की बजाय गहराई होती है। और वो उम्मीद हमसे भी ये करते हैं कि हम अगर किसी विषय पर बात कर रहे हैं तो ये ना हो कि मैंने शायद 20 उपन्यासों के नाम गिना दिए और इसके बाद मैं आगे निकल गई। वो चाहते हैं कि आप एक उपन्यास पर बात करें, लेकिन उस उपन्यास के तमाम आयामों को रेखांकित करें। वो समझना चाहते हैं उसे, केवल उससे ऊपर ऊपर पार नहीं हो जाना चाहते तैर कर, बल्कि गहरे उतरकर उसे जानना और सीखना चाहते हैं। तो ये रुझान है यहाँ हिंदी साहित्य के प्रति कि उसे गहराई से समझने की इच्छा है। बिल्कुल मैम, और हमारे हिंदी साहित्य का ही वो एक बहुत मूल कहावत भी है कि सार सार गहिले थोथा दे उड़ाए। तो साहित्यिक ये अभिरुचि भी वही होनी चाहिए कि आप क्या उससे प्रीसियस और क्या उसका जिस्ट निकाल के आप लोगों के पास रख पा रहे हैं, रेदर देन कि उसको आप ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंड या उसको विस्तार कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। तो इस चर्चा में मेरा अगला प्रश्न मैम से यही है, और मैं मानता हूं कि यह प्रश्न बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत में हम विदेशी भाषा को जब सीखते हैं या सीखने का प्रयास करते हैं, या जो भी लोग सीखते हैं, जब उनसे बात की जाती है कि आप विदेशी भाषा क्यों सीख रहे हैं, तो उनकी तरफ से एक सीधा सा जवाब ये आता है कि अगर हम विदेशी भाषा सीख लेंगे, चाहे जर्मन, चाइनीज या फ्रेंच, कोई सी भी भाषा सीख लेंगे, अंग्रेजी को छोड़ के, खैर अंग्रेजी भी विदेशी भाषा है, तो कि हमें रोजगार मिल जाएगा, अनुवाद का काम मिल जाएगा या कोई और काम मिल जाएगा, लेकिन रोजगार मिल जाएगा। तो एक जॉब अपॉर्चुनिटी के रूप में, एक नौकरी के अवसर के रूप में हम विदेशी भाषा लोग भारत में सीखते हैं। ऐसा हम देखते हैं लोग। क्या भारत से बाहर यूरोप में ऐसा कुछ है कि लोग हिंदी भाषा इस वजह से सीख रहे हो कि उन्हें रोजगार मिल जाएगा? दिग्विजय जी, बहुत दिलचस्प सवाल है। 2-3 बातें हैं इस सवाल के जवाब में। पहली बात तो ये कि यूरोप के जो देश हैं, इन यूरोपीय देशों में मैंने ये देखा कि यहाँ जो लोग हिंदी भाषा सीख रहे हैं या सिखा रहे हैं, यहाँ पर हिंदी भाषा को सीखने और सिखाने के प्रति जो एक बड़ा कारण है, वो कारण प्रभाव से है, दबाव से नहीं। यानी कि किसी तरीके के रोजगार का दबाव उतनी अधिक मात्रा में महसूस नहीं किया जाता। हालांकि मैं ये मानती हूँ कि रोजगार जो है वो एक मूलभूत आवश्यकता है, और चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हों तो जो युवा वर्ग है उसे रोजगार चाहिए। लेकिन खास तौर पर जब ये हिंदी भाषा को सीखते हैं, तो हिंदी भाषा को सीखते समय उस तरह का, मतलब ये तो है कि अगर कोई रोजगार की संभावनाएं कहीं पर मिलती हैं तो निश्चित तौर पर विद्यार्थी वहां जाना चाहते हैं और उस संभावनाओं को प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन एक दबाव नहीं है कि अगर हमें हिंदी पढ़ना है तो हमें इस हिंदी से ही रोजगार पाना है। इसका एक बड़ा कारण ये है कि जो इंडोलॉजी विभाग है यहाँ पर, या यहाँ के जो संकाय हैं, उन संकायों में जो पाठ्यक्रम है या जो कहना चाहिए प्रारूप है शिक्षा का, उच्च शिक्षा का, वो प्रारूप कुछ इस तरीके का है कि उस प्रारूप में विद्यार्थी केवल एक भाषा नहीं पढ़ रहे, विद्यार्थी बहुत सारी चीजें मिला जुला कर पढ़ रहे हैं। जो हिंदी भाषा है वो एक हिस्सा है उसका। जैसे कि हमारे देश में हम ये देखते हैं कि अगर आप किसी से पूछें कि आप क्या पढ़ रहे हैं, तो विद्यार्थी कहता है जी मैं बीए विशेष का विद्यार्थी हूँ, या मैं राजनीति विशेष का विद्यार्थी हूँ। तो यहाँ पर विद्यार्थी एक तरीके से कहना चाहिए जैसे बीए प्रोग्राम का हमारा जो पाठ्यक्रम है ना, उस तरह से यहाँ के ज्यादातर पाठ्यक्रम हैं, और उन पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों को कई विषय पढ़ने का मौका मिलता है। तो भाषा के तौर पर भी वो हिंदी, अगर उन्होंने हिंदी भाषा एक अपना विषय लिया हुआ है तो हिंदी भाषा है, हिंदी के साथ साथ इंडोलॉजी विभाग में वे संस्कृत भी पढ़ रहे हैं, या इसके साथ साथ वो भारतीय धर्मों को पढ़ रहे हैं, या इसके साथ साथ वे
जो राजनीति विज्ञान का विषय है, जो वैश्विक धरातल पर जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है, वो ग्लोबल पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके के कई विषयों को मिलाकर के वो पढ़ाई यहाँ पर कर रहे हैं, और इसीलिए उनके लिए ये चुनौती नहीं होती कि उन्हें खास तौर पर हिंदी का मास्टर ही बनना है, या खास तौर पर उन्हें हिंदी में ही किसी तरीके के रोजगार का दबाव है। तो उनके पास बहुत सारे क्षेत्र हैं खुले हुए रोजगार के, और उन क्षेत्रों में वो जा सकते हैं। वो क्षेत्र उन्हें आमंत्रित करते हैं, क्योंकि उस तरह से वो तैयार हो रहे हैं अपने पाठ्यक्रम के साथ। और हिंदी कहीं ना कहीं उन्हें मजबूती देती है। मजबूती किस रूप में देती है कि अगर मान लीजिए कोई विद्यार्थी इंडोलॉजी विभाग में पढ़कर और किसी अपने देश के जो प्रशासनिक पद है उस पर काम करना चाहता है, तो उस प्रशासनिक पद पर काम करते हुए, क्योंकि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी आबादी वाला देश है और बहुत बड़ी संख्या में हर वर्ष जो यात्री हैं वो यहाँ आते हैं, या व्यापार की जो संभावनाएं हैं, जो व्यापार के संबंध है उनकी संभावनाएं हिंदुस्तान के साथ पैदा हो रही हैं, तो तमाम चीजों को समझने में सक्षम होता है वो विद्यार्थी जो अपने विद्यार्थी काल में इंडोलॉजी में हिंदी पढ़कर या हिंदी की संस्कृति को, हिंदुस्तान की संस्कृति को पढ़कर गया है। तो उनके पास, इनके पास जो रोजगार की संभावनाएं हैं वो काफी हैं। दूसरी बात ये कि भारत में क्योंकि आबादी बहुत, पहली बात तो हुई पाठ्यक्रम का जो ढांचा है उसका एक अंतर है जो दबाव पैदा नहीं करता रोजगार के लिए, बल्कि वो दिल से और एक प्रभाव से, अगर प्रभावित हो रहे हैं हिंदी से तो पढ़ना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि आबादी की संख्या से अगर देखा जाए तो आबादी की दृष्टि से भी भारत और यहाँ की आबादी में बहुत बड़ा अंतर है। इसीलिए शायद मैं समझती हूँ कि रोजगार के जो अवसर हैं भारत में जितना मुश्किल है युवा पीढ़ी के लिए रोजगार की इन संभावनाओं की तरफ बढ़ना, और रोजगार एक चुनौती के रूप में सामने खड़ा हुआ है कि हम स्नातक और स्नातकोत्तर भी कर लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पास कोई निश्चित नहीं है पैमाना कि हाँ ये करने के बाद कोई रोजगार मिल जाएगा। तो क्योंकि आबादी बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा प्रतियोगिता है, ये हम सब समझते हैं, तो यहाँ के देशों में वो प्रतियोगिता थोड़ी सी कम है। ये तो नहीं कहूंगी कि नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी सी कम है। तीसरी बात जो है वो ये कि पिछले दिनों जो एक सवाल सामने आया पिछले दिनों, क्योंकि अभी आप जानते हैं कि वेबिनार्स का दौर है और लगातार न केवल क्रोएशिया बल्कि क्रोएशिया के आसपास के देश, अमेरिका, तो पिछले दिनों हमारे साथ ताशकंद से कुछ अध्यापक जुड़े हुए थे, अफगानिस्तान से, और इसके साथ साथ दुबई से कुछ अध्यापक जुड़े हुए थे एक वेब गोष्ठी में, और बल्गारिया से, रोमानिया से, इसके अलावा पुर्तगाल से लोग जुड़े हुए थे। और ये जो आपने विषय उठाया है कि जो रोजगार की संभावना है, इसी पर बातचीत हो रही थी, और उनमें से खास तौर पर जो अफगानिस्तान की तरफ या दुबई की तरफ जो विश्वविद्यालय हैं, इन विश्वविद्यालयों में जो पढ़ाने वाले अध्यापक हैं, उन अध्यापकों ने ये साझा किया, जैसे अफगानिस्तान के जो अध्यापक हैं उन्होंने ये कहा कि विद्यार्थी जो है वो हिंदी पढ़ने के बाद रोजगार का सवाल आजकल उठाने लगे हैं। लेकिन जो दुबई में अध्यापक पढ़ा रहे हैं उन्होंने ये बताया कि यहाँ पर रोजगार की बहुत संभावनाएं हैं, तो विद्यार्थी बहुत आम जो है वो हिंदी पढ़ने के लिए आता है, क्योंकि दुबई और जो पूरा ये संयुक्त अरब अमीरात का हिस्सा है, यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में हिंदी भाषा भाषी है, तो कोई नौकरी की मुश्किल वहां पर नहीं होती। अगर आप हिंदी पढ़े हुए हैं तो बड़ी आसानी से आपको कई नौकरियां मिल जाती हैं। तीसरी तरफ जो लोग पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड और जो कहना चाहिए पश्चिमी यूरोप के हिस्से से जुड़े हुए थे, उन लोगों ने ये बताया कि यहाँ पर विद्यार्थियों के सामने रोजगार कोई सवाल ही नहीं है। इसीलिए जो विद्यार्थी इंडोलॉजी विभागों में या जो सुदूर जो हमारे ईस्ट एशियन डिपार्टमेंट्स हैं उसमें पढ़ रहे हैं, उन विद्यार्थियों के सामने रोजगार कोई सवाल नहीं है। वो कभी भी रोजगार का सवाल नहीं उठाते हैं, क्योंकि उनके पास तमाम तरीके की, अगर वे उच्च शिक्षा में आ गए हैं तो उनके पास तमाम तरीके के दरवाजे रोजगार के लिए खुल जाते हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि स्विट्जरलैंड में जो विद्यार्थी मास्टर्स कर रहा है, यानी स्नातकोत्तर स्तर पर है, उस विद्यार्थी के लिए भी बहुत अच्छी छात्रवृत्ति है। और अगर वो विद्यार्थी जो
इंडोलॉजी विभाग में है या जो फार ईस्टर्न एशियन स्टडीज है इसमें पढ़ाई कर रहा है, तो इस विभाग में उसे बहुत अच्छी खासी छात्रवृत्ति मिलती है। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, हमारे देश में शायद जो वेतन पाते हैं उससे भी ज्यादा अच्छी छात्रवृत्ति वो विद्यार्थी पाते हैं। और इसके अलावा अगर वे किसी भी विषय के साथ कहना चाहिए एमफिल करने के लिए जा रहे हैं तो उनके लिए जो संभावनाओं के द्वार हैं वो और भी ज्यादा खुल जाते हैं। तो मैं समझती हूँ कि क्योंकि अलग अलग तरीके के प्रोजेक्ट हैं, अलग अलग तरीके की छात्रवृत्तियां हैं, अलग अलग तरीके के संसाधन हैं, क्योंकि जिस तरीके की देश की अर्थव्यवस्था है या जिस तरीके का देश की आबादी है, ढांचा है, तो जो आर्थिक रूप है उस रूप से या रोजगार की दृष्टि से सवाल इन विद्यार्थियों के सामने उतने खड़े हुए नजर नहीं आते। तो वो दिल से पढ़ रहे हैं, वो कहते हैं जी मैं तो इंडोलॉजी में, या मैं तो प्रेमचंद पर, या मैं तो देव पर, या मैं तो बिहारी पर या कबीर दास पर इसलिए काम कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये पसंद है। पसंद होने के कारण मैं काम कर रहा हूँ, मैं किसी दबाव के नाते नहीं कर रहा। मैं किसी भी विषय पे करूंगा तो मेरा विश्वविद्यालय मुझे ये छात्रवृत्ति देगा, तो या मुझे दूसरे रोजगार मिल सकते हैं, मैं यहाँ जा सकता हूँ, ऐसा कर सकता हूँ। तो इसीलिए अलग अलग मैंने ये समझा इस दौरान कि अलग अलग जो मिले जुले रोजगार और हिंदी भाषा को लेकर एक मिली जुली प्रतिक्रिया पूरी दुनिया से निकल करके सामने आ रही है, लेकिन फिर भी वैसा दबाव नहीं है जैसा हिंदुस्तानी विद्यार्थी पर है। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद कि रोजगार जैसे विषय पर, और खास तौर पे जब भी हम हिंदी में अपने कॉलेज में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब पढ़ते हैं और हिंदी के विद्यार्थी मिलते हैं तो अक्सर वो सवाल पूछते हैं कि सर अंग्रेजी बोलने वालों को तो, इंग्लिश बोलने वालों को कहीं भी नौकरी मिल जा रही है लेकिन हिंदी बोलने वालों को नौकरी नहीं मिल रही है। तो काफी लंबा वाद विवाद होता है, न केवल राजनीति पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में बल्कि हिंदी विभाग में तो लगभग हर दूसरा विद्यार्थी ये सवाल पूछता ही है, या जो कोई दूसरा उससे मिलता है तो वो ये सवाल जरूर पूछता है। खैर इसके ऊपर लंबी बातचीत हो सकती है। तो चर्चा के अंत में अगर कुंदन कुछ कहना चाहते हैं तो कहें, उसके बाद हम चर्चा का समापन करेंगे। जी मैम, अगर आप कुछ कह रही थी तो आप बात पूरी करें, उसके बाद जरूर दिग्विजय। चलते चलते मैं सिर्फ एक दो बातों को और रेखांकित करना चाहती हूँ बहुत संक्षेप में। पहली बात तो ये कि हमारे देश के भीतर ही सिर्फ शायद ये इस तरीके की बात फैला दी गई है कि अगर आपको अंग्रेजी आती है तो बहुत आप आधुनिक हैं, बहुत आगे बढ़े हुए हैं। लेकिन जब आप भारत से बाहर निकलते हैं, और खास तौर पर मैं जिस यूरोपीय हिस्से में यहाँ बैठी हुई हूँ, मुझे ये सीखने और समझने के लिए मिला, देखने के लिए मिला कि अंग्रेजी का जो दबदबा और दबाव हम महसूस करते हैं वो बाकी दूसरे देशों में इस रूप में महसूस नहीं किया जाता। इन देशों में अपनी भाषा में नौकरियां दी जाती हैं, तो इसीलिए अंग्रेजी का दबदबा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, जैसा एक हवा मैं कहूंगी कि हमारे देश में खड़ा कर दिया गया है, वो रूप बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे विद्यार्थी क्योंकि आपके इस चैनल के माध्यम से जुड़ते हैं, तो उनके लिए मैं ये बताना चाहती हूँ कि विश्व पटल पर आज हम हिंदी दिवस मना रहे हैं, और ये बहुत खुशी की बात है कि हिंदी भाषा जो है वो बहुत तेजी से समृद्ध हो रही है। आज लंदन में, संयुक्त अरब अमीरात में, न्यूजीलैंड में, न्यूयॉर्क में, तमाम जगहों पर, यानी पूर्व से लेकर के पश्चिम तक पूरी पृथ्वी के ऊपर जो हिंदी भाषा है इसकी तमाम पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही हैं, पत्रिकाएं निकल रही हैं। जैसे कुछ पत्रिकाओं के मैं नाम लेना चाहूंगी। भारत दर्शन एक पत्रिका है जो न्यूजीलैंड से निकलती है, सरस्वती पत्र है जो कनाडा से छप रहा है, इसके अलावा प्रवासी टुडे है, पुरवाई है, अभिव्यक्ति और अनुभूति है जो संयुक्त अरब अमीरात से छप रही है, हिंदी नेस्ट है, क्षितिज है, बहुत सारी ऐसी पत्रिकाएं हैं, बहुत सारा काम है, बहुत सारे जो, क्योंकि बॉलीवुड के को प्यार करने वाले बहुत सारे लोग हैं, हिंदी में फिल्में देखना चाहते हैं, तो बहुत सारे हिंदी फिल्म क्लब यहाँ पर बनाए गए हैं। हिंदी के खाने को लोग पसंद करते हैं, हिंदुस्तान के खाने को पसंद करते हैं, तो हिंदी भाषा में जानना चाहते हैं कि नाम क्या है खाने का, मसाले का नाम क्या है, फल का नाम क्या है, सब्जी का नाम क्या है। तो हिंदुस्तान की जो संस्कृति है उस संस्कृति से प्रेम करते हैं और हिंदी भाषा को समझना चाहते हैं। और बहुत सारे समूह हैं इन देशों में ऐसे लोगों के जो प्रवासी भारतीय हैं
यहाँ आकर के बस गए हैं बहुत पहले से, और वे लोग भी बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। अलग अलग समूहों में हर समय वे कोई न कोई कार्यक्रम आयोजित करते हैं। उन कार्यक्रमों में हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए, हिंदुस्तान की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। जैसे पिछले दिनों यहाँ पर एक, हालांकि अभी तो कोरोना चल रहा है तो कोरोना के चलते तो कुछ नहीं हो पाया, लेकिन कोरोना से बिल्कुल पहले मार्च, ये फरवरी की बात है, यहाँ पर फरवरी में एक मेला, संस्कृति मेला आयोजित हुआ जिसमें बहुत सारे देशों ने भाग लिया और भारत ने भी भाग लिया। और भारत की जो हमारा मेहंदी और हल्दी के जो रंग हैं, तो मेहंदी यहाँ पर लगाई जा रही थी और लोगों को बहुत पसंद आ रही थी, और लोग पूछ रहे थे कि इसे क्या कहते हैं, मेहंदी को हिना, हिना नहीं, हिंदी में क्या कहते हैं, मेहंदी। तो लोगों ने सीखा कि इसे मेहंदी कहते हैं, और मेहंदी को कैसे बनाया जाता है, मेहंदी को क्यों लगाया जाता है, मेहंदी का क्या महत्व है। तो ये तमाम चीजें वो जानना, सीखना और समझना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि ये जो महक है मेहंदी की, ये शायद इसे हिना कहने से नहीं आती, वो मेहंदी कहने से वो महक जो छिपी हुई है भाषा के अंदर, वो महक वहीं से ही पाई जा सकती है। तो इसीलिए मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ा काम हो रहा है, और जो विद्यार्थी देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं दिग्विजय जी के इस चैनल के माध्यम से, मैं समझती हूँ कि विश्व पटल खुला हुआ है हिंदी सीखने वालों के लिए। ये केवल एक कहना चाहिए कि एक शायद पुरानी भ्रांति फैलाई हुई है कि अंग्रेजी सीखेंगे तो कुछ आगे बढ़ेंगे। आज मैं कहूंगी कि हिंदी सीखेंगे तो बहुत आगे बढ़ेंगे। देखिए, मैं तो हिंदी सीख कर यहाँ पहुंची हूँ हिंदी सीख करके स्विट्जरलैंड और क्रोएशिया और पुर्तगाल और तमाम जगहों पर पहुंची हूँ। और यहाँ के लोगों में मैंने जो एक भाव देखा, उसे अंतिम रूप से एक कविता की पंक्ति है सोम ठाकुर जी की। मैं समझती हूँ कि यहाँ के लोग जब हिंदी भाषा को सीखते और समझते हैं तो वो उसे बिल्कुल ऐसे ही प्यार करते हैं जैसे अपनी भाषा। और सोम ठाकुर जी ने भी जैसे एक कविता की पंक्ति में लिखा कि करते हैं तन मन से वंदन, जनगण मन की अभिलाषा का, अभिनंदन अपनी संस्कृति का, आराधन अपनी भाषा का। तो अपनी भाषा समझ करके, अपनी संस्कृति समझकर यहाँ के लोग इस भाषा और इस संस्कृति का अभिनंदन और आराधन कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद दिग्विजय जी कि आपने मुझे मौका दिया हिंदी दिवस के इस अवसर पर विश्व पटल में बिखरे हुए हिंदी के रंगों को आपके इस चैनल के माध्यम से हमारे लोगों तक पहुंचाने का। और चलते चलते सिर्फ इतना ही कि एक शिकायत जरूर है विदेशी लोगों में, कि जो भारतीय लोग हैं उन्हीं में अपनी भाषा को लेकर के गर्व की अनुभूति नहीं है। मिला देते हैं बार बार अंग्रेजी का कोई घालमेल, तो क्यों मिलाते हैं, ये सवाल जरूर हमसे हर बार पूछा जाता है। तो ये उम्मीद करती हूँ कि ये नई पीढ़ी जिस तरह से दिग्विजय और कुंदन जुड़े हुए हैं अपनी भाषा को लेकर के, अपने समाज और संस्कृति को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और इसके प्रचार प्रसार में ये भी एक योगदान दे रहे हैं, हमारी आने वाली पीढ़ी भी इसके महत्व को समझेगी और गर्व महसूस करेगी अपनी भाषा पर। बहुत धन्यवाद दिग्विजय जी। कुंदन, बहुत बहुत आभार आपका मैम, हम लोग बहुत बहुत आभारी हैं आज आपके वक्तव्य से। बस एक विमर्श के साथ और अंत में आपकी एक बहुत छोटी सी चाहूंगा कि आप वापस कुछ विवेचना रखें। विमर्श ये रहा कि हमारी साहित्य या हमारी भाषा हिंदी मतलब अनपढ़, अज्ञान, अबोध, अनजान से शुरू होकर ज्ञानी, ज्ञानवान तक खत्म होती है। इस चीज को हमारी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी या कई ऐसी जनरेशन जो अभी बिल्कुल टेक्निकल अपने आप को समझ रही हैं, लेकिन उस चीज को मिस कर रही है, उस चीज को कहीं ना कहीं अछूते रह रही है, जो हम सब मिलकर हम सार्थक प्रयास से इस हिंदी को फिर से जागृत कर सकते हैं। बस आपसे इस पे विवेचना चाहता था कि कहीं क्या ये ढांचानुगत तो नहीं रहा जिसमें हमारी साहित्य या हमारी ये भाषा हिंदी को दबा दिया गया या इसको कुंठा बना दिया गया। कई लोगों के लिए ये मतलब एक इंफेरियोरिटी का एक बहुत बड़ा इश्यू हो गया। हम हर एक एग्जाम्पल में, हर एक उदाहरण में कोई भी जैसे चीज कि तुम क्रिकेट की एबीसी नहीं जानते, हम वहाँ पे क्रिकेट की क ख ग घ क्यों नहीं बोल सकते। तो इस तरीके की चीज भी हम कहीं ना कहीं जहन में ला सकते हैं, वापस लोगों तक पहुंचा सकते हैं और फिर से इसको जागृत कर सकते हैं। तो ये कहीं आप बताएं कि ये ढांचानुगत तो चीजें कहीं नहीं रखी गई?
उससे कहीं बिल्कुल इस चीज कुंदन, चलते चलते आपने ये बहुत अच्छी बात कही, और इस बात पर मैं यही कहना चाहती हूँ कि निश्चित तौर पर आप जब किसी भी व्यक्ति के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके मस्तिष्क पर कब्जा करना होता है, और मस्तिष्क पर कब्जा करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है उसकी भाषा पर कब्जा करना। तो ये तो औपनिवेशिक समय से चला आता हुआ सत्य है कि सबसे पहले हमारी भाषा के ऊपर ही कब्जा किया गया, उसे ही कहीं ना कहीं हीन बता दिया गया, एक हीनता बोध हमारे अंदर भर दिया गया। और दुर्भाग्य की बात यह है कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी आज हम इस हीनता बोध से मुक्त नहीं हो पाए हैं। जब हम विदेशों में आते हैं तो यही सवाल हमसे पूछा जाता है कि क्यों ये हीनता बोध है, आपकी संस्कृति, आपकी भाषा तो इतनी समृद्ध है, इतनी गौरवान्वित करने वाली है, पूरा विश्व हम लोग आपकी भाषा की तरफ देख रहे हैं, आपकी संस्कृति की तरफ देख रहे हैं, तो क्यों आप इस हीनता बोध से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये सवाल हम सबको अपने आप से करना है, और एक अच्छी उम्मीद इस बात से जरूर जागी है कि भारत सरकार ने जो ये नई शिक्षा नीति शुरू की है, इस नई शिक्षा नीति में हिंदी के लिए, भारत की भाषाओं के लिए स्थान है। तो मैं समझती हूँ कि शायद इस स्थान के साथ साथ निश्चित रूप से हमारे दिलों में भी, हमारे दिमागों में भी अपनी भाषा के लिए जो एक खास स्थान होना चाहिए वो स्थान बनेगा, और बहुत मुखरित होकर एक गर्व के साथ हम ये कहेंगे कि हम हिंदी भाषा भाषी हैं। जी जी, तो चर्चा के अंत में मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि हिंदी भाषा हमारी है, और ये हमारी ही जिम्मेदारी है कि हम उसका निर्वहन, उसको सशक्त, उसको समृद्ध बनाने के का जो प्रयास है उसको निरंतर जारी रखें। क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो हम विदेशियों से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो हमारी भाषा के को समृद्ध और सशक्त बनाने का कार्य करेंगे। निश्चित तौर पर ये कार्य हमें ही करना है। और जैसे मैम वहां जाकर पढ़ा रही हैं और हिंदी का प्रचार प्रसार कर रही हैं, ऐसे तमाम जो लोग हैं वो विदेशों में हैं और भारतीय संस्कृति और भारतीय भाषा को, खासतौर पर हिंदी को बढ़ाने का बहुत ज्यादा जो प्रयास कर रहे हैं, वो सभी धन्यवाद के पात्र हैं। और जैसा अभी शब्दों की बात हुई, कुंदन ने कहा कि कखा गाघा क्यों नहीं कहते, कि आप क्रिकेट का कखा गाघा नहीं जानते, हम बोलते हैं कि आप क्रिकेट का एबीसी नहीं जानते। उसके लिए एक शब्द, जैसे बहुत सारे शब्दावली है, मतलब शब्दों की कमी नहीं है हिंदी में। इसके लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप साइड में देख सकते हैं कि एक शब्द के कितने सारे नाम है। आप देखिए जरा, और इसके बाद आपकी कोई प्रतिक्रिया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अंत में यही कि आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने अन्य दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। और हिंदी के प्रति जो लोग ये समझते हैं कि केवल भारत में जो हिंदी बोली जाती है उतनी ही समझी जाती है, नहीं, इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगेगा, मैम ने जो बातें कही है, कि विदेशों में जो प्रभाव है हिंदी का और भारतीय संस्कृति के प्रति जो रुझान है लोगों का, उसको जानने के बाद लगेगा कि हाँ, हम जिस भाषा को बोलते हैं वो एक वाकई में विश्व की भाषा बनने का सामर्थ्य रखती है। और फिर हम कहीं ना कहीं इस इन भावना से निकल पाएंगे कि अगर हमें अंग्रेजी नहीं आती तो हम कुछ नहीं है, और हिंदी आती है तो हम अनपढ़ और गंवार। तो इसी वक्तव्य के साथ, इसी लाइन के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। डॉक्टर ज्योति शर्मा मैम, आप हमारे साथ क्रोएशिया से जुड़ी हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि आपका सानिध्य, आपका प्यार, आशीर्वाद हमें निरंतर मिलता रहेगा, और हम विभिन्न विषयों पर आपसे निरंतर चर्चा करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद दिग्विजय जी और कुंदन जी का, बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद मैम, आभार आपका।